हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं टोटल एंटरप्राइजेस में। ये एक स्टेशनरी और क्लीनिंग मटेरियल का एक बड़ा दुकान है पुणे के नज़दीक खेड़ शिवापुर में। तो दोस्तों, आज हम सर से स्टेशनरी और क्लीनिंग मटेरियल के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे ये बिज़नेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। धन्यवाद। हाँ जी। सर, हमारे कुछ व्यूअर्स स्टेशनरी का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम आपसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है? बताइए सर। सर, थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में लेना चाहेंगे। आप कब से इस बिज़नेस में हैं, कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये काम पहले 3 साल जॉब किया ये काम के लिए। अच्छा। अच्छे से सीखा, टैली किया अच्छे से। अच्छा। हाँ। फिर 2.5 साल हो गया इसको। अच्छा, 2.5 साल हो गया आप ये बिजनेस कर रहे हैं। सर, अगर कोई नया स्टेशनरी और ये क्लीनिंग मटेरियल का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अच्छा लोकेशन कौन सा होगा? अच्छा लोकेशन एक तो कॉलेज के बाहर हो गया, या तो फिर अच्छा रेसिडेंस है उसके बाहर भी तुम कर सकते हो, या तो आईटी का कंपनी हो, या तो फिर इंडस्ट्रियल कंपनी हो, उसके बाहर भी ये बिजनेस अच्छा चलता है। अच्छा, आईटी कंपनी और इंडस्ट्रियल कंपनी। तो वहाँ पे जैसे अभी रेसिडेंशियल कॉलेज का तो ठीक है, पर आईटी और इंडस्ट्रियल में जैसे वहाँ पे कस्टमर्स कौन होते हैं, मतलब ऐसा? वहाँ पे कस्टमर्स जो कंपनी रहती है उनके परचेस ऑफिसर हमसे कांटेक्ट करते हैं। अच्छा। हम उनको कोटेशन देते हैं, उसके बाद वो रेट कंपेयर करते हैं पुराने वेंडर से, अपने वेंडर से। उसके बाद वो मटेरियल चालू करते हैं खरीदना। तो ये कंपनियों को सप्लाई करना पड़ता है। सर, अगर किसी को स्टेशनरी और ये क्लीनिंग मटेरियल का बिजनेस करना है तो इसमें क्या क्या लाइसेंसेस वगैरह लगेंगे? शुरू लाइसेंस 3 चीज नॉर्मल है। एक तो हो गया अपना शॉप एक लाइसेंस, जो तुम्हारा शॉप रहेगा उसका। फिर हो गया अपना जीएसटी नंबर जो अभी कंपलसरी है, और एक वही जीएसटी नंबर के बेस से तुमको करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा दुकान के नाम से। दुकान के 3 चीज कंपलसरी है, बाकी कुछ नहीं है। सर, स्टेशनरी के बिजनेस में स्टेशनरी के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें बेच सकते हैं? स्टेशनरी के साथ साथ अगर तुम्हारा रिटेल काउंटर है, रिटेल काउंटर अगर अच्छा है तो स्टेशनरी के साथ तुम गिफ्ट मटेरियल भी रख सकते हो। फिर क्लीनिंग मटेरियल, घर का हाउस होल्ड मटेरियल भी रख सकते हो जो घर में काम आता है तुमको रेगुलर। तो सब चीजें तुम रख सकते हो। और जैसे आपने ये कंप्यूटर की चीजें वगैरह रखी है, क्या ये भी बेच सकते हैं? ये आईटी सॉल्यूशन एक्चुअली कैसा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रहेगा या तो आईटी पार्क रहेगा, वहाँ पे आईटी सॉल्यूशन का काम ज्यादा चलेगा। सर, स्टेशनरी के बिजनेस में ये जो स्टेशनरी की चीजें आती है, प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इनके होलसेलर्स कहाँ पे होते हैं और ये कहाँ पे माल ज्यादा बनता है? मतलब होलसेलर्स अभी इंडिया की बात करें तो बॉम्बे में सबसे ज्यादा होलसेलर्स है। अच्छा। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो पुणे सेकंड नंबर पे है। ऐसा है, अगर तुमको पुणे के अंदर तुम्हारा बिजनेस है तो पुणे मार्केट तुमको अच्छा पड़ेगा। पुणे मार्केट अच्छा पड़ेगा। बॉम्बे में रेट सस्ता रहता है, लेकिन बॉम्बे कैसा है कि आने जाने का खर्चा है, तो ये पुणे मार्केट जितना ही रेट हो जाता है। अच्छा, मतलब मुंबई में सस्ता मिलेगा पर वहाँ से लाने में खर्चा, वहाँ से लाने में ट्रांसपोर्टिंग में खर्चा है। तो पुणे मार्केट इज बेस्ट। पुणे मार्केट बेस्ट। तो अभी हमारे देश के जो लोग ये बिजनेस कर रहे थे, ये देश के सभी हिस्सों में देख रहे हैं, तो ये सभी बड़े शहरों में इसके होलसेलर्स वगैरह होते हैं? हाँ, सभी शहरों में होते हैं। और सर, जैसे अगर किसी को एक, क्योंकि एक्चुअली मैंने सर कैसा है, स्टेशनरी के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। हाँ। पर लोगों के, मुझे बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि होलसेलर कहाँ पे मिलेंगे, होलसेलर कहाँ पे मिलेंगे। तो इसलिए और थोड़ा पूछना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी को एक दुकान शुरू करनी है स्टेशनरी की रिटेल, तो कितने होलसेलर्स से माल मंगाना पड़ता है ऐसे अलग अलग? होलसेलर सर अभी कैसा है कि स्टेशनरी में मिनिमम 2000 आइटम आता है। अच्छा, 2000 मिनिमम 2000 आइटम आता है। आप मेरी शॉप में देख सकते हैं कि स्टेशनरी का पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक है। आप देख लो कितना मटेरियल है, बराबर, कितना आइटम्स है। बहुत सारे आइटम्स है इसमें। जेरोक्स पेपर हो गए, फिर बॉक्स फाइल हो गया, लेमिनेशन फाइल हो गया, स्प्रिंग फाइल हो गया, पंच फोल्डर हो गया, एल फोल्डर हो गया, बहुत सारे चीज आता है इसमें। तो अभी कैसा है कि होलसेल वाले जो रहते हैं वो 2000 आइटम का होलसेल नहीं करते। वो कैसा है, या तो फिर कोई एक चीज लेके बैठेंगे, या तो मिनिमम या मैक्सिमम वो 20 से 50 चीज लेके बैठेंगे। तो आपको मिनिमम होलसेलर 50 जन तो लगेंगे। 40-50 अलग अलग लगेंगे। वो मार्केट में ही मिल जाते हैं। पूरा मार्केट में सब अलग अलग रहते हैं, उनसे आप मटेरियल ले सकते हैं। फाइल का पूरा एक अलग रहता है, बोर्ड का अलग रहता है, पेपर का अलग रहता है, वैसे सब मिल जाते हैं। सर, अगर कोई, जैसे हमारे देश का नौजवान अगर कोई स्टेशनरी का बिजनेस करना चाहता है, तो ये काम सीखने के लिए, पूरा तैयार होने के लिए लगभग कितना एक्सपीरियंस लेना जरूरी है? एक्सपीरियंस सर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी कैचअप कर सकते हैं। स्टेशनरी का बिजनेस ऐसा है ना कि उसमें आइटम बहुत सारा है। ये जो बिजनेस करना है उसमें तुमको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। ये पढ़ाई करने से एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तुमको जॉब करके या जैसा भी कुछ काम करके तुमको ये
एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा कि इसका क्या रेट जाएगा, इसका क्या मार्केट चल रहा है, कौन सा आइटम ज्यादा बिकेगा रिटेल में या होलसेल में, कौन सा आइटम ऑड आइटम है जो हमको स्टॉक करने में थोड़ा डर लगता है। तो दोस्तों जैसा सर बता रहे हैं इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, अच्छे से पूरे एक्सपर्ट बनेंगे, उसके बाद बिजनेस चालू करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर अगर किसी को स्टेशनरी का नया स्टार्टअप करना है तो लगभग कितना बड़ा दुकान होना चाहिए? दुकान सर मिनिमम 200 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत सारा आता है ना। कौन से कस्टमर कौन सा आइटम मांगेगा, तो उस हिसाब से है कि मिनिमम तुमको ये जगह रखना पड़ेगा। अगर उसके साथ साथ तुम गिफ्ट पैकिंग का भी कर रहे हो, अगर तुम्हारा रिटेल काउंटर है अच्छा, तो गिफ्ट का भी कर रहे हो, गिफ्ट मटेरियल का, या तो फिर बच्चों के टॉयज का काम कर रहे हो, उसके साथ साथ फिर घर का क्लीनिंग मटेरियल कर रहे हो, तो उस हिसाब से जगह और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टेशनरी के साथ साथ ऐसा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो ज़्यादा कॉम्बिनेशन करेंगे रिटेल काउंटर में तो बहुत अच्छा है। सर स्टेशनरी के बिजनेस में जैसे अभी लोग दुकान शुरू करते हैं तो सिर्फ रिटेल कस्टमर पे डिपेंड रहना चाहिए या उसका सप्लाई का काम भी करना चाहिए? अगर तुमको होलसेल का करना है तो तुमको मार्केट में दुकान करना पड़ेगा, या तो फिर कोई ऐसा डेपो रहेगा जहाँ पे आसपास वाले लोग तुमसे छोटे मोटे दुकानदार लेने आए, या तो फिर आईटी कंपनी के आसपास तुमको दुकान करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल के आसपास दुकान करना पड़ेगा अगर होलसेल का करना है तो। लेकिन रिटेल काउंटर से अच्छा है कि रिटेल प्लस होलसेल। रिटेल प्लस होलसेल में तुमको बिजनेस भी बढ़ेगा, तुम्हारा रोलिंग भी ये होगा। तो रिटेल प्लस होलसेल मतलब क्या कैसा होता है? मतलब यहाँ पे क्या रिटेल प्लस होलसेल, रिटेल मतलब कि कोई कस्टमर एक चीज लेने आए तो एक चीज भी देने का, उसको वो हिसाब से रेट लगाने का। अगर होलसेल का है तो तुम थोड़ा बहुत मार्जिन करके उसको होलसेल में दे सकते हो मटेरियल। अभी सर जैसा मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ लोग ऐसे कंपनियों में सप्लाई वगैरह करते हैं या फिर ऑफिसेस में सप्लाई करते हैं, तो ऐसे ऑर्डर्स कैसे लाने चाहिए? ऐसे ऑर्डर सर जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अगर कंपनी आईटी कंपनी में और इंडस्ट्रियल में हमको चालू करना है, तो तुमको पहले कोटेशन बनाना पड़ेगा अच्छा रेट का। वो हर कंपनियों में रिसेप्शन पे या परचेज मैनेजर को या परचेज ऑफिसर को जो रहेंगे परचेज का काम कंपनियों में, उनको उनसे मीटिंग करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा। वो सब करने के बाद उनको अच्छा लगेगा रेट अपना, तो वो अपने से चालू करेंगे। बराबर। पहले 1 साल तक तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा। पहले हमने ऐसा ही किया, 1 साल तक हर जगह पे हम लोग गए, हर कंपनी में गए। मिनिमम हम 2 से 3 हजार कंपनी में गए यहाँ पे पूरे पुणे में 2 आईटी और इंडस्ट्रियल करके। अभी हमने ऑनलाइन कर दिया, तो अभी कैसा है, जो कंपनी में हम एक बार विजिट करके आए हैं ना, वो कंपनी अभी हमको सामने से कांटेक्ट करती है, सामने से कौन कि सर आपका कोटेशन दो। मंथली मंथ को हमको इतना मटेरियल लगता है। मेल आया, बिल का बिल बनाने का और मटेरियल भेजने। तो इसमें ये जो कंपनी के परचेस वाले लोग, उनको क्या मतलब कुछ चाय पानी वगैरह करना पड़ता है? नहीं, चाय पानी वगैरह नहीं करना पड़ता है, वो ऐसा नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है, खाली हमको रिसेप्शन पे जाना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है परचेस मैनेजर का नाम क्या है, परचेस ऑफिसर का नाम क्या है, वो रिसेप्शन पे नाम बता दे। अगर कोई बड़ा कंपनी है तो वो वहाँ से उनको कॉल करेंगे, उनको इंटरेस्ट रहेगा तो ही रिसेप्शन पे आएंगे, नहीं तो बोलेंगे कि कोटेशन तुम्हारा वहाँ पे रख दो, अच्छा मैं कलेक्ट कर लूँगा, रेट रहेगा तो आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। तो ये काम में क्या थोड़ी बहुत उधारी वगैरह देनी पड़ती है कंपनियों को? पूरा 1 मंथ क्रेडिट देना पड़ता है। 1 मंथ क्रेडिट देना, मंथली क्रेडिट के बेस से काम करना पड़ता है, लेकिन मिनिमम 2 महीने का क्रेडिट हो ही जाता है। और सर ये जैसे क्लीनिंग मटेरियल और ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट जो दुकानदार लेते हैं होलसेलर से, तो क्या उनसे अपने को उधारी वगैरह मिलता है? उधारी सर स्टार्टिंग में तो बिना पहचान का कुछ नहीं मिलेगा, में ज़्यादा उधारी मिलता है? ज़्यादा उधारी नहीं, कैश पेमेंट से ही तुमको काम करना पड़ेगा। कैश पेमेंट अगर लॉन्ग लाइफ भी अगर तुमने कैश पेमेंट से काम किया तो रेट वगैरह में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि उधारी का रेट बहुत अलग रहता है और कैश का रेट बहुत अलग रहता है। मिनिमम 10 से 15 रुपये का हर आइटम में फर्क पड़ता है तुमको, अगर कैश से लिया उधारी की जगह पे तो। और सर अगर कोई नया स्टेशनरी और जैसे क्लीनिंग मटेरियल का बिजनेस शुरू करना चाहता है, नया स्टार्टअप करना चाहता है, तो कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा शुरू में? इन्वेस्टमेंट तो सर मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 20 लाख तक तुमको जाएगा ही जाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर नया दुकान तुम कर रहे हो तो उसका तुमको फर्नीचर करना पड़ेगा, उसके रेक वगैरह लगाने पड़ेंगे, और स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि कैश में ही मटेरियल लेना पड़ेगा। और ये स्टार्टिंग स्टेशनरी में कैसा है, 2000 आइटम आता है तो सबका तुमको 10-10 पीस रखना ही पड़ेगा ना, तो उसमें इन्वेस्ट हो जाता है 10 से 12 लाख रुपया। फिर तुमने फर्नीचर किया, और अगर तुम्हारा होलसेल सप्लाई का काम है कंपनियों में तो तुमको गाड़ी भी रखना पड़ेगा, बराबर। अदरवाइज तुम सप्लाई नहीं कर सकते। अगर सप्लाई करना है तुमको भाड़े से गाड़ी करोगे तो उसका रेट ज्यादा जाएगा। 2 व्हीलर पे सप्लाई का काम 2 व्हीलर पे काम होता है, लेकिन छोटा बहुत मटेरियल जाता है, बड़ा मटेरियल जाता है, बराबर। 1-2 बॉक्स मटेरियल जो रहता है ना वो 2 व्हीलर पे जाता है, बाकी 2 व्हीलर पे नहीं जाता है। नहीं जाता, बराबर।
तो यहाँ पे अगर 10-12 लाख में क्लीनिंग मटेरियल, स्टेशनरी या फिर टॉयज और स्टेशनरी ऐसा कुछ ना कुछ दो हो चीज़ें सकता 10-12 लाख में तुम स्टेशनरी कर सकते हो और क्लीनिंग मटेरियल अच्छे से कर सकते हो। और इंडस्ट्रियल जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनियां, उनको तुम पैकिंग मटेरियल का भी काम कर सकते हो। पैकिंग मटेरियल का पैकिंग मटेरियल का, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटेरियल, जैसे कि उसमें एक फोम रोल आता है, बबल रोल आता है, फिर स्ट्रेच फिल्म रोल आता है, स्ट्रिपिंग पट्टी आता है, स्ट्रिपिंग पट्टी का क्लिप आता है, सेलो टेप आता है, ब्राउन टेप आता है, वो सब का तुम काम कर सकते हो। और सर जैसे हमारे देश के कोई नौजवान ये किराए की दुकान लेके करना चाहता है ये बिजनेस, तो लगभग सर कितना किराया होना चाहिए? किराया तो सर जैसा लोकेशन रहेगा, जैसा जगह रहेगा, उस हिसाब से किराया रहेगा। अभी मेरा दुकान बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो वीडियो में, स्टार्टिंग से लेके लास्ट बहुत तक बड़ा है। हाँ। दुकान बड़ा है, तो हमारा रेंट है 12,500 मंथली। मंथली, क्योंकि ये आउटसाइड में इसीलिए, आउटसाइड शहर में तो सिटी में रहता तो 50 से 60 हजार रुपये। 50 से 60 हजार इतनी दुकान का। बराबर, अगर छोटा दुकान है तो 20-30 हजार में भी रहता है। बराबर। और सर एक नया दुकान को सेट होने के लिए लगभग कितना वक्त लगेगा? कम से नया कम 1 साल दुकान होता को 1 साल। है। रिटेल के लिए 1 साल जमाने के लिए लगता है, लगता है। क्योंकि सब लोगों को पता भी नहीं रहता है कि इधर चालू हुआ है। धीरे धीरे सबको पता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे रूटीन बढ़ते रहता है। रूटीन बढ़ते रहते हैं। सर स्टेशनरी के बिजनेस में दुकानदार को लगभग कितना % प्रॉफिट मिलता है? 20 से 30। 20 से 30% तक प्रॉफिट मिलता है अगर कैश में माल लेंगे तो, मतलब केस में लेंगे तो 35-40 भी मिलता है। अच्छा, कैश में माल लेंगे तो 35 से 40% तक भी मिलता है। 35 सरेरास आता है हाँ, एवरेज। और इसमें सर स्कीम्स वगैरह भी होती है? स्कीम्स होती है ना, लेकिन उसके लिए मटेरियल भी क्वांटिटी लेना पड़ता है। क्वांटिटी लेना पड़ता है। अच्छा, कम लगभग से कम 100 पीस लिया तो उस पे 100 पे 5 फ्री, ऐसा स्कीम देता है कोई आइटम। हाँ हाँ, अगर क्वांटिटी में लेंगे तो ही स्कीम्स। तो स्कीम मिलता है। स्कीम तो बहुत बड़ा बड़ा रहता है। अभी लास्ट ईयर जो दिवाली था, तो उस साल का हमारा रिकॉर्ड अच्छा था। ये कांगारू स्टेपलर है, कांगारू कंपनी का जो कांगारू का स्टेपलर है स्टेपलर उसका पिन है, पिन है पंच और मशीन है। पंच मशीन है। कांगारू का हमारा रिकॉर्ड अच्छा था, तो अगली दिवाली को हमको जुपिटर गाड़ी मिला था। खाली मतलब आपने दिवाली में टारगेट पूरा किया तो आपको गाड़ी। उनका कैसा रहता है कि साल में तुम 30 लाख का टर्नओवर करो। अच्छा, तो 30 हर मंथ तुम 1.5-2 लाख का मटेरियल लो, तो फिर साल में बोनस के हिसाब से वो स्कीम देते हैं। तो आपने 30 लाख का माल एक साल में बेच दिया? हाँ, स्टेपलर 1 साल का। में बेच दिया। जैसे आईटी कंपनी में कभी बड़ा ऑर्डर आ गया ना, तो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी का, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 6 महीने का एक ही साथ स्टॉक लेती है, बाद में 6 महीना परचेज नहीं करती। ऐसे हमारे पास 2-3 गवर्नमेंट कंपनियां हैं, तो उसकी वजह से आपका टारगेट पूरा हो गया पूरा हो और कंपनियों ने आपको जुपिटर गाड़ी। जुपिटर गाड़ी दिया। बहुत बढ़िया। सर स्टेशनरी के बिजनेस में क्या ब्रांडेड चीज़ों की डिमांड होती है कस्टमर्स की? ब्रांडेड चीज़ें चाहिए या नॉन ब्रांडेड की भी चलता है? जैसे अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो उसको ब्रांडेड बेचना चाहिए कि नॉन ब्रांडेड? ब्रांडेड ही स्टार्टिंग में ब्रांडेड ही बेचना चाहिए, कि मार्जिन कम मिला तो चलेगा, एक बार कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए कि क्वालिटी मिलेगा इधर, ऐसा। बराबर बराबर। तो शुरू में ब्रांडेड बेचेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्लीनिंग Unbranded मटेरियल तो स्टेशनरी कौन में लेते हैं? जो कम कैटेगरी के लोग रहते हैं, तो बजट कम है, हाँ। पैसों का बराबर प्रॉब्लम है, वो फिर सस्ता थोड़ा ले। बराबर। तो ये ब्रांडेड में थोड़ा प्रॉफिट वगैरह कम रहता है जैसा? प्रॉफिट बहुत कम रहता है। ब्रांडेड में प्रॉफिट कम रहता है, लेकिन सेल ज्यादा रहता है। सेल ज़्यादा रहता और अनब्रांडेड में प्रॉफिट ज्यादा रहता है, तो सामने सेल कम होता है। है। सर स्टेशनरी के बिजनेस में क्या कोई ऐसी चीज़ें होती है जो अगर नहीं बिकी तो ख़राब हो सकती है वगैरह, ऐसा कुछ? वो कंपनी के एक्सपायर डेट के ऊपर है सर। अच्छा, इसमें एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट होते हैं? बहुत सारे होते हैं, सब प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट वाले ही होते हैं। अच्छा, जैसे किसी कि का 36 मंथ है, किसी का 24 मंथ है, किसी का 6 मंथ भी है, किसी का 12 मंथ भी है, ऐसा है। अब ये तो स्टेपलर की पिन वगैरह इस पे तो नहीं रहेगी एक्सपायरी डेट ना? तो आपने एग्जांपल बोला स्टेपलर पिन, तो स्टेपलर पिन जो है वो लोखंड का आइटम है, तो उस बराबर। पे जंग लग जाता है, जंग लग जाता है तो वो एक्सपायरी हो गया, जंग लग गया तो कोई खरीदेगा नहीं उसको। खरीद पर। तो सर जैसे अभी इसमें कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर होते हैं, तो क्या ये एक्सपायर हो गए तो ये नुकसान दुकानदार का होता है? ये नहीं, वो रिप्लेस हो सकता है। रिप्लेस हो सकता कंपनी है? रिप्लेस देती है। रिप्लेस समझो कि कंपनी कोई रिप्लेस मार्कर देता है, है। मार्कर सूख गया हाँ, और हाँ। नहीं चल रहा है, तो वो साइड में निकल के रखने का, जब उसका बंदा या सेल्समैन आता है हाँ, हाँ, तो वो अपने को एक्सचेंज करके देता है। एक्सचेंज करके देता है। तो सर इसमें क्या पैसा कटता है दुकानदार का? नहीं, पीस टू पीस अपने को एक्सचेंज करके मिलता है, पीस टू पीस एक्सचेंज करके, मतलब? क्योंकि अच्छा ब्रांड है तो उसका नाम खराब नहीं करेगा। जैसे कि कैमलिन भी अच्छा ही ब्रांड है, तो उसका नाम खराब नहीं करेगा, पूरा प्रॉफिट से माल बेचता है, तो अपने को एक्सचेंज करके देता है। मतलब उसके बदले नया पीस मिलता है और कोई पैसा भी कटता नहीं। सर अगर हमारे देश के नौजवान अगर कोई नया स्टेशनरी का बिजनेस करना चाहता है और उसको उसमें सफल होना है, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए? काम सर, रिटेल कस्टमर अगर है तो उनको
अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। कोई कस्टमर एक्सचेंज करने के लिए आया तो एक्सचेंज भी करके देना चाहिए। कोई कस्टमर को मटेरियल अच्छा नहीं लगा, रिप्लेस उनको रिफंड चाहिए तो रिफंड भी करके देना चाहिए, ताकि वो कस्टमर अपनी दुकान पे दूसरी बार आए। कस्टमर टूटने नहीं चाहिए। जो कस्टमर आ रहे हैं एक ही बार आए, वो दूसरी बार आने चाहिए तो अपने कस्टमर बढ़ेंगे। हाँ, ये स्टेशनरी और हाउसकीपिंग का लाइन ऐसा है क्लीनिंग मटेरियल का कि इसमें नुकसान ही है ही नहीं सर। नुकसान है ही नहीं क्योंकि जो स्टेशनरी आइटम है वो सबको लगता है। छोटा बच्चा रहेगा, पढ़ने लिखने जाएगा तो भी उसको पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक, किताब वो सब लगेगा। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबको लगता है वो। और क्लीनिंग मटेरियल है तो वो हर घर में डेली साफ सफाई होता है तो डेली आइटम वो लगता ही है, तो उसमें नुकसान नहीं है। बस अपने ऊपर है कि रिश्ते कस्टमर से कैसे बात करना है, उनको दूसरी बार बुलाना है नहीं बुलाना है, वो अपने ऊपर है कि हम कस्टमर से कैसे बात करते हैं। अगर हम अच्छे स्माइल के साथ कस्टमर से बात करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो दूसरी बार आएंगे हमारे पास। सही है ऐसा, बराबर। और ये क्लीनिंग मटेरियल के प्रोडक्ट में भी रिप्लेसमेंट वगैरह मिलती है इसमें? हाँ, इसमें भी रिप्लेसमेंट मिलती है सर। रिप्लेसमेंट पूरी मिलती है। और इसमें जैसे प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इसमें कितना मिलता है प्रॉफिट? क्लीनिंग मटेरियल में प्रॉफिट तो समझो 40% है। हाँ, अगर अनब्रांडेड है तो ब्रांडेड जैसे कि हार्पिक हो गया, कोलिन हो गया, डेटॉल हो गया, तो वो सब में मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन वो आइटम ऐसा है कि रेगुलर है। अभी हार्पिक बोलो, नाम उस कंपनी आइटम का नाम हार्पिक है, जो चीज है वो है टॉयलेट क्लीनर। हार्पिक एक ब्रांड का नाम है, तो उसका नाम हो गया है कि हम क्या बोलते हैं सीधा भाई हार्पिक दो। और सर अगर किसी का जैसे लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए अगर कोई स्टेशनरी का बिजनेस करता है, अच्छा चलता है, तो सर लगभग कितना पैसा इसमें मिल सकता है, एक महीने में या फिर एक साल में? 1 साल के बाद तुमको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा चलने के बाद तुम्हारे इन्वेस्ट के ऊपर है सर। तुम 10 से 15 लाख का इन्वेस्ट करते हो तो तुमको हर महीने लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट मिलेगा 1 साल के बाद। वापिस 2 साल के बाद तुम एक दूसरा दुकान भी कर सकते हो, उतना प्रॉफिट है। अच्छा, अगर ये दुकान अच्छा चलता है, अगर दुकान अच्छा चला तो या तो फिर तुम वही दुकान में वैरायटी बढ़ा सकते हो, जगह बड़ा कर सकते हो, या तो दूसरा दुकान किधर काउंटर दूसरा चालू कर सकते हो वैसा। और सर क्या इस बिजनेस में कोई ऑफ सीजन वगैरह रहता है जहाँ पे ज्यादा चलता नहीं है? नहीं, स्टेशनरी का तो ऑफ सीजन रहता ही नहीं है ना। जिस टाइम पे अगर स्कूल बंद है तो उस टाइम पे हमारा जो IT का कंपनी है, इंडस्ट्रियल है, वो तो बंद रहेगा ही नहीं। वो तो 24/7 चलता ही है। बराबर। तो स्टेशनरी में कोई ये नहीं है। और घर का क्लीनिंग मटेरियल है। अगर घर का तो कैसा है सर, आप घर पे रहो या घर के बाहर रहो, घर पे साफ सफाई करना ही है। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।